स्वागत है आपका यारी कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं आनंद वर्मा। पिछले कई दिनों से हम लोग कंप्यूटर का एक सीरीज़ शुरू किए हैं जिसमें कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के रेलवे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्रम में बीच में तबीयत थोड़ा ख़राब होने की वजह से हम वीडियो को ब्रेक कर दिए थे, लेकिन अब सब ठीक होने पर हम फिर से शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर सीरीज 7। ये वीडियो नंबर 7 है। आज हम लोग पहले एक देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं कई चीज़ें। लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस, लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस, और कंप्यूटर के जनरेशन पीढ़ियाँ, इसकी जैसे 5 पीढ़ियाँ हैं उनके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिर फंक्शन की 12 होते हैं, इसके बारे में। फिर शॉर्टकट की के बारे में पढ़ेंगे। तब तैयार हैं आप लोग? चलिए शुरू किया जाए भाई। रुक जाइए, थोड़ा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग, हाँ आई। ये सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हम लोग, ये है लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट को शॉर्ट में आईपी लिख देते हैं। व्हाट इज इनपुट डिवाइस, मतलब इनपुट डिवाइस क्या है। पहले हम ये समझ जाएंगे तो इनपुट डिवाइस अपने आप मुझे पता लग जाएगा कि क्या है। इनपुट डिवाइस क्या है, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा को हम लोग देते हैं, डेटा, जो भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कराते हैं, एंट्री कराते हैं, उसे किस माध्यम से, किस डिवाइस का यूज करके हम लोग डेटा को अंदर भेजते हैं कंप्यूटर में, उसी को कहते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ये एक डिवाइस है। डिवाइस का मतलब एक मशीन जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करता है। अच्छा, डेटा डेटा क्या क्या हो सकता है, या तो वो वीडियो होगा, या तो ऑडियो होगा, वीडियो, ऑडियो, और क्या हो सकता है, इमेज होगा, या तो फिर टेक्स्ट होगा। डेटा इसी फॉर्म में होगा। तो ये तो हम समझ गए कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। वो डिवाइस जिसके थ्रू डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है, एंट्री कराई जाती है, उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कितने हैं और कैसे वो काम करते हैं। पहला देखिए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। हम बटन टाइप करते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी हमको देना होता है तो टाइप करते हैं, नाम हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ से कमांड भी दे देते हैं सब। ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया। माउस, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है। हम क्लिक करते हैं हाइपरलिंक पे, वेब पेज खुल जाता है। फिर स्कैनर, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्यों इनपुट डिवाइस है, जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं तो साइबर वाले के यहाँ जाते हैं तो अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को हमारे वो लेते हैं, फिर एक मशीन में डालते हैं, फिर उसकी एक डिजिटल कॉपी तैयार हो जाती है। तो वो जो डिजिटल कॉपी तैयार करता है उसी को बोलते हैं स्कैनर। ठीक, स्कैनर। फिर अब ये है अगला, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन वही होता है जो हम लोग ईयरफोन लगा के बात करते हैं, जिससे आवाज़ जाती है। अब जो माइक्रोफोन आता है जिसमें ऐसे वायर लगा होता है बातचीत करने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं तो आवाज़ कंप्यूटर में जाती है, तो वो भी एक माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, अच्छा जॉयस्टिक होता क्या है, गेम खेलने में इसका प्रयोग किया जाता है जॉयस्टिक का। जैसे बच्चे जब गेम नहीं खेलते हैं, वो उसी को कहते हैं जॉयस्टिक। जैसे हम क्या कर रहे हैं, जॉयस्टिक में इधर घुमाए तो गाड़ी इधर घूम गई, इधर घुमाए तो गाड़ी इधर, बटन दबाए, तो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, मतलब कमांड दे रहे हैं कि अब तुम्हें इधर मुड़ना है, अब तुम्हें इधर जाना है, अब तुम्हें स्पीड में बढ़ाना है। तो जॉयस्टिक भी हमारा
इनपुट डिवाइस है। और जॉयस्टिक क्या होता है, गेम खेलने में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल और ये माउस, ट्रैक बॉल माउस की तरह होता है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, और माउस भी क्या है हमारा, पॉइंटिंग डिवाइस है। अब इसमें देखिए क्या अंतर है, माउस है, इसको पकड़ के हम लोग इधर उधर हिलाते हैं माउस का, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है ये हमारा फिक्स रहेगा, ये हमारा फिक्स रहता है, और इस पर एक बॉल लगी होती है, उसी को हम लोग रोटेट करते हैं, फिर कर्सर इधर उधर घूमता है। तो ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, डिवाइस को बिना हिलाए हम कर्सर को मूव कराते हैं। अब देखिए टच स्क्रीन, जैसे मोबाइल है, ये भी हमारा स्मार्टफोन वाले मोबाइल जो है वो टच स्क्रीन, जो डेटा को इनपुट, जैसे हम लोग कैमरा ऑन करना है तो क्लिक करते हैं, तो मतलब वो हम लोग कमांड एक दे रहे हैं कि ओपन हो जाए भाई। तो टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है। दूसरा, टच स्क्रीन कितने प्रकार का होता है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा, रेलवे के एग्जाम में पूछा, हम लोग रेलवे का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक कैपेसिटिव टाइप का टच स्क्रीन होता है, रजिस्टिव टाइप का टच स्क्रीन होता है, एक प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस टाइप का भी टच स्क्रीन होता है। चलिए टच स्क्रीन। अब अगला है लाइट पेन। ये देखिए लाइट पेन का इमेज है, इसको हम लोग कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, और ये एक पेन है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो लोग ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं, जो लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट से करते हैं, आर्ट नहीं ड्राइंग में, तो ड्राइंग में करते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। वेब कैम, ये तो कैमरा है जो हमारा फोटो खींचता है, मतलब हमारी फोटो को डिजिटल में बनाता है, तो वो इनपुट हम देते हैं तो वो फिर हमारी फोटो लेता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। अब ये देखिए ग्राफिक्स टैबलेट या डिजिटाइजर, ये होता है जो ग्राफिक्स का डिजिटाइजर, ये भी क्या होता है, एक टैबलेट की तरह होता है, टैबलेट है देखिए। तो इसमें ग्राफिक्स डिजाइन ड्राइंग के लिए ही ये तैयार किया जाता है। डिजिटाइजर इसलिए बोलते हैं डिजिटल फॉर्मेट में करता है। फिर बार कोड रीडर, आप लोग मॉल में शॉपिंग करने जाते होंगे तो वो स्कैन करता है और दे देता है, ये है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर भी जैसे वो स्कैन करेगा तो हमारा डेटा कि कितने रुपए का वो है शर्ट पैंट, वो उनके स्क्रीन पे दिखाई दे देता है। इसका मतलब ये होता है वो इनपुट डेटा लिया कहाँ से, बार कोड से, बार कोड से डेटा लेके हमारे को आउटपुट मतलब मॉनिटर पे दिखा देता है। बायोमेट्रिक डिवाइस भी एक इनपुट डिवाइस है। देखिए ये यूएसबी का पोर्ट है, इसको कंप्यूटर में अटैच कर देंगे, यहाँ हम थंब लगाएंगे, वहाँ हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है, वहाँ हमारा सारा जो भी थंब बायोमेट्रिक होता है वो चीज़ हो जाता है। तो हम डेटा दिए ना, डेटा दिए हैं, तो दिए हैं तो क्या हुआ है, इनपुट हो गया है, डेटा दिए हैं तो क्या इनपुट हो गया। गेम पैड, गेमिंग के लिए पैड टैबलेट जो होता है वो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म था ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या होता है, देखिए हमारा कोई टेक्स्ट है उसको, ये एक पेन की तरह होता है, उसको हम अगर उसके ऊपर मूव कराएंगे तो वो क्या काम करेगा कि उसको रीड कर देगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल प्रकाशी कैरेक्टर रीडर, प्रकाश, इसमें एक लाइट निकलती है, उसी के माध्यम से वो उसको रीड करता चला जाता है, वो फिर हमको डिस्प्ले पे दिखाई देता है। ये है उसका इमेज। अब देखिए MICR, इसका फुल फॉर्म आप लोग हमको यहाँ बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर आप फुल फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके फुल फॉर्म मैंने जितने RRB में आए हैं सब मैं करा दिया हूँ, आप वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा। रेलवे के एग्जाम में एक फुल फॉर्म या दो फुल फॉर्म मिनिमम, एक तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आएगा, और दो आ गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए MICR, तो
ये एक चेक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? बैंक में किया जाता है। MICR का यूज जो है बैंक में किया जाता है। क्या करने के लिए? चेक को पता करने के लिए कि चेक फर्जी तो नहीं है, जाली चेक तो नहीं है। तो बैंक में एक कोड दिया होता है, यहाँ पे देखिए एक कोड है ना, ये 9 डिजिट का एक कोड होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो मैग्नेट के थ्रू ही इसको रीड किया जा सकता है, और वो बैंक वालों के पास ही रहता है, वो अपना वहाँ से लगा के रीड कर लेते हैं। तो रीड करना मतलब कि वो इनपुट ले रहे हैं, लेते हैं, फिर डिस्प्ले पे उनको पता चल जाता है कि हाँ ये हमारा है कि नहीं। अगर ये ना हो तो बहुत सारे लोग बहुत फर्जी कर लेंगे। फिर अब अगला देखिए क्या है इनपुट डिवाइस में, पंच कार्ड रीडर। पहले तो हम समझते हैं कि हमारा पंच कार्ड क्या होता है। पंच कार्ड, इसका ये फिगर है। पंच कार्ड में एक कागज का गत्ता होता है, इसमें कुछ होल होते हैं, कुछ होल होते हैं ऐसे ऐसे, इसी होल पे कुछ डिजाइन बने होते हैं। ये डिजाइन बने होते हैं, होल का ही डिजाइन होता है। तो इसी डिजाइन का यूज करके हम लोग आउटपुट को प्राप्त करते हैं। तो ये पंच कार्ड रीडर होता है, कागज का गत्ता होता है बेसिकली ये। अब हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिए सारा, एक एक करके। और देखिए इतना ही इनपुट डिवाइस आया हुआ है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं बड़ा कर देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ना ही लिया कीजिए तो ज़्यादा ठीक है, मेरा ये मानना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट वो मोबाइल में ही रह जाता है। लिखते हुए काम करेंगे तो सही है। लिखने से एक बार क्या है, लिखने की प्रक्रिया के दौरान हम क्या करते हैं, पहले तो हम जो लिखा है वो पढ़ते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर जब लिखते हैं तो फिर एक बार बोलते हैं। इसका मतलब कि हम कितनी बार कर लिए, 3 बार एट अ टाइम। लिखने के समय ही हम 3 बार पढ़ लिए, तो काफ़ी काम तो हमारा लिखते समय ही याद हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं लिख लिख के पढ़ना चाहिए, कि अगर हम एक बार लिखेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे, और 3 बार पढ़ेंगे तो तेजी से याद होगा। याद कर पाना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, सब लोग बस केवल लिख लिख के ही याद करते हैं। तो लिखा करिए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़िए। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग क्या है, आउटपुट डिवाइस। अब उन डिवाइसों के बारे में जानेंगे जो आउटपुट होते हैं। लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस, तो पहले जान जाते हैं, ये कंप्यूटर है, अभी हम इनपुट दे रहे थे, फिर प्रोसेस हो रहा था, प्रोसेस होने के बाद जहाँ पे हमें उसका परिणाम दिखाई देगा, परिणाम परिणाम दिखाई देगा, रिजल्ट, जहाँ पे हमें उसका रिजल्ट दिखाई देगा उसी को कहेंगे आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होती है ये तो पता चल गया, जहाँ पे हमें परिणाम प्राप्त हो वो आउटपुट डिवाइस होती है। अब कहाँ कहाँ पे कौन सी ऐसी ऐसी डिवाइसें हैं जिसपे हमें परिणाम प्राप्त होता है। देखिए पहला तो मॉनिटर हो गया, वो कंप्यूटर का बड़ा सा जो टीवी होता है वही मॉनिटर होता है। और मॉनिटर भी देखिए अब 4 प्रकार का आने लगा है। एक CRT, CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, मेरे साथ बोलते चलिए आपको याद हो जाएगा। LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर, OLED ये एक बिल्कुल नया आया है, आप लोग इसका फुल फॉर्म हमको बताएंगे कमेंट करके। फिर अब देखिए प्रिंटर, दूसरा आउटपुट डिवाइस है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर जिसे कंप्यूटर से हम लोग सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। अब प्रिंटर क्या होता है, एक इंकजेट प्रिंटर होता है इसमें, हाँ एक इंकजेट प्रिंटर होता है, दूसरा होता है लेजर प्रिंटर होता है, तीसरा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, P मीन्स प्रिंटर है, और एक थर्मल प्रिंटर होता है। प्रिंटर को बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर
इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब समझ लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब कि जो पेपर को हिट करे, जो पेपर को हिट करे वो इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, और जो पेपर को हिट ना करे, बिना पेपर को टच किए प्रिंट कर दे, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जैसे थर्मल प्रिंटर हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि वो आप देखे होंगे कचहरी में ज़्यादातर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है, डेजी व्हील प्रिंटर का यूज होता है, वो सब रिबन लगे होते हैं और जाके टक 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 मारता है तो हिट करता है, इम्पैक्ट होता है वो। इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो एग्जाम्पल दे के आप लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल इसका, और इसका भी एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखे अच्छे से, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है वाला तो सब लोग करते हैं, नहीं वाला में मुश्किल हो जाता है, जरा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो हमको सब चीज़ समझ के करना पड़ेगा। देखिए अब स्पीकर जिसमें आवाज़ निकलती हो, जैसे डीजे, डीजे वाले बाबू, और लाउड स्पीकर, स्पीकर लाउड स्पीकर का मतलब लाउड बने तेज, स्पीकर बने आवाज़ निकालने वाला, बोलना, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर, जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं तो वहाँ एक प्रोजेक्टर लगा होता है जिससे रे निकलती है और सामने बड़े से स्क्रीन पे दिखाई देता है ना, वो एक प्रोजेक्टर होता है, बहुत प्रोजेक्ट करके किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाया जाता है। फूले मूवी में हम लोग गए थे देखने तो उसमें दिखाया था बड़ा करके ये। फिर प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है, जैसे हम प्रिंटर, प्रिंटर से हम लोग जो प्रिंट लेते हैं वो बहुत बड़ा प्रिंट नहीं होता है, लेकिन जो फ्लैक्स प्रिंटिंग होती है, बहुत बड़ी बड़ी प्रिंटिंग होती है, जो होर्डिंग वगैरह लगे होते हैं उसको प्लॉटर से प्रिंट किया जाता है, प्लॉटर से। प्लॉटर बहुत बड़ा मशीन होता है। फिर एक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ब्रेल रीडर। ब्रेल रीडर उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका इमेज देखिए, ये ब्रेल रीडर है, दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए विशेष आउटपुट डिवाइस। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं, लेकिन आउटपुट डिवाइस उनके लिए बना है कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है और क्या रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये उनके लिए है एक आउटपुट डिवाइस। इसी का यूज करके वो पता कर लेते हैं कि क्या होता है। जैसे आपने पहले के जो कीपैड फ़ोन थे तो उस पर आप लोगों ने एक ध्यान से कभी देखा होगा तो ध्यान दिया होगा, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5 वाले बटन पे, 5 वाले बटन पे एक छोटा सा ऐसे बना रहता था, छोटा सा, मतलब इसका मतलब होता था वहाँ थोड़ा सा उभार होता था कि उसी को टच करके आदमी समझ जाता था कि हाँ ये 5 वाला बटन है, तो इसके राइट साइड में 6 वाला बटन होगा, इसके लेफ्ट साइड में 4 वाला बटन होगा, अप साइड में 2 वाला होगा, ऐसे करके वो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए भी वो बना हुआ था। तो ये तो हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। अब स्क्रीनशॉट वगैरह मत लीजिए, लिखिए, वीडियो को स्लो करके बाद में देखिए, अगर आ रहा है तो तेज करके देखिए, सब चीज़ आपके हाथ में है, लेकिन याद जरूर करिए, एग्ज़ाम में जरूर आएगा। अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, देखिए क्या क्या हम लोग अभी पढ़े हैं। एक लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। अब कंप्यूटर का जनरेशन देख लेते हैं, कंप्यूटर का जनरेशन। तो कंप्यूटर का जनरेशन पहले समझिए क्या है। कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन वहीं पे शायद लिखा है तो मैं वहीं करा देता हूँ। कंप्यूटर जनरेशन, लोडिंग जब देता है तो थोड़ा टाइम लेने लगता है। कंप्यूटर जनरेशन देखिए,
कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। पीढ़ियाँ का क्या मतलब होता है? जैसे हम ही लोग हैं, कहते हैं 5 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, मतलब मेरे पिताजी, मैं हूँ हो गया एक पीढ़ी, मेरे पिताजी एक दूसरी पीढ़ी के हैं, मेरे दादाजी एक तीसरी पीढ़ी के हैं, तो सब मेरे दादाजी के पिताजी भी एक दूसरी पीढ़ी के। जब पीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जाती हैं तो क्या होता है कि इनमें विकास होता है। जैसे मेरे में जो विकास है, मेरे पिताजी में शायद उससे कम हो, फिर उनके पिताजी में उनसे कम हो, उनसे कम हो। मैं मशीनी भाषा में बता रहा हूँ, इसको पर्सनल मत लीजिएगा। कोई भी अपने पापा को अपने से कम नहीं देखेगा। देखिए फिर उसके बाद क्या है, तो कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ है। सबसे पहले प्रथम जनरेशन का जो कंप्यूटर आया, फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956, जो पहला कंप्यूटर बना वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके बनाए जाते थे, और ये बहुत बड़े आकार में होते थे, बहुत बड़े में, एक एक रूम का एक कंप्यूटर हो जाता था, और बहुत बड़ा साइज देखिए होता था। इसकी गति भी धीमी होती थी, और ये गर्मी अधिक पैदा होती थी और जल्दी खराब हो जाते थे। क्या है, वैक्यूम ट्यूब होता था, वो फ्यूज हो जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब फिर चेंज करो, फिर नया लाओ, फिर बहुत स्लो काम करता था। इसका एग्जाम्पल ये है, देखिए एग्जाम्पल तो एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एनिएक और यूनिवैक, इसका और इसका फुल फॉर्म मैंने करा दिया है, आप बार बार रिवाइज करिएगा। अब पहला जनरेशन हो गया। ये समय देखिए क्या है, समय हर किताब में अलग अलग दिया है। जितनी भी किताबें आप खोलेंगे ये टाइम पीरियड आपको चेंज मिलेगा, लेकिन सबसे मेजर बात क्या है कि पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का ही प्रयोग हर बुक में लिखा है, और एग्जाम में यही पूछता है क्या, वैक्यूम ट्यूब में। अब भाषा देखिए क्या प्रयोग होता था, 0 और 1 का, बाइनरी होता है ना, BINARY, बाइनरी, 0 और 1, दो भाषा को। और बाइनरी भाषा के क्या बोलते थे, मशीन भाषा। बाइनरी भाषा को बोलेंगे मशीन भाषा। और ये क्या क्या याद कर रखना है, देखिए मैं एक बार फिर से वो कर दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया। पहला तो टाइम पीरियड आपको याद रखना है, और फिर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, फिर मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था, फिर उदाहरण में ये आपको याद रखना है, और क्या कमियां थी, गर्मी अधिक होती थी और जल्दी खराब हो जाते थे, गति धीमी थी और साइज बहुत बड़ा था। सारे ही पॉइंट आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब आगे चलते हैं सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 तक शुरू हुआ। हमारा विकास हुआ, हम ट्रांजिस्टर से, अरे वैक्यूम ट्यूब से अब हम किस पे आ गए हैं, ट्रांजिस्टर आधारित। अब जो है अब के कंप्यूटर के साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है, थोड़ा सा क्या, बहुत छोटा हो गया है, पहले से छोटा हो गया है, ऐसे समझिए। किस तकनीकी का प्रयोग करते थे, ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग करते थे। और लैंग्वेज क्या थी, असेंबली लैंग्वेज। देखिए इसके पहले वाले में थे क्या, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज होता है कमांड पे, हम उस पर कमांड देते थे। जैसे ऐड करना है 2 नंबर को, 5 + 2 ऐड करना है, तो कमांड देंगे ऐड 3 2, तो वो तुरंत ऐड कर देता था। सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB, हर प्रोग्राम के लिए, हर एक टास्क के लिए एक कमांड होता था, तो उसी को बोलते थे असेंबली लैंग्वेज। ठीक, ये पहले से छोटा। इसका उदाहरण देखिए, ये वाला एग्जाम्पल है IBM 1401, IBM 7090। ये याद रखेंगे, एग्जाम्पल बहुत पूछता है। पहले से अधिक भरोसेमंद हो गया है, तेज भी हो गया है, और कम बिजली की खपत हो गई, तो फायदेमंद हुआ ना भाई सेकंड जनरेशन में। अब समय बीतता गया, विकास होता गया। अब देखिए थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 में। अब ट्रांजिस्टर से हम लोग किस पे आ गए, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हम लोग करने लगे। इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी हो गई, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट।
और इसमें भाषा प्रोग्रामिंग करने में कौन सी भाषा का प्रयोग होने लगा? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? सिंपल इंग्लिश। पहले प्रोग्राम कमांड में दिए जाते थे, अब बहुत सारे काम के लिए बहुत सारा कमांड याद करना पड़ता था, जो एक बहुत ही मुश्किल काम होता था। अब हाई लेवल लैंग्वेज आ गया, सिंपल इंग्लिश में हम लोग प्रोग्राम को लिख सकते हैं। जब प्रोग्राम को सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई तो आसानी से खोज सकते हैं। ये थर्ड जनरेशन में हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी भाषा आती है? सी, कोबोल और फोर्ट्रॉन। फार्मूला ट्रांसलेशन मैंने लैंग्वेज का भी शायद वीडियो बनाया है, तो आप देख लीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल IBM सिस्टम 360। अब देखिए क्या फायदा हुआ आईसी के आने से, आईसी का विकास होने से क्या फायदा हुआ? और भी छोटा आकार हो गया, ज़्यादा गति हो गई और कीमत भी कम हो गया। धीरे धीरे ही तो अच्छा हो रहा है भाई। चलिए अब देखिए जनरेशन, फोर्थ जनरेशन 1971 तक अभी तक जो हो रहा है वो फोर्थ जनरेशन में। और अब आईसी से हम लोग किस पे आ गए? माइक्रो प्रोसेसर। किस पे आ गए? एक चिप पे, एक चिप पे पूरा सीपीयू चिप पे आ गया। और ये चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की चिप होती है। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि सिलिकॉन अर्धचालक से बना होता है, सिलिकॉन अर्धचालक होता है। और एक क्वेश्चन और बताइए, अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में याद आता है तो बताऊंगा। प्रमुख विशेषता इसका है कंप्यूटर का, पर्सनल कंप्यूटर का युग आ गया। अब हर व्यक्ति के पास इतना छोटा कंप्यूटर हो गया कि हर व्यक्ति आराम से अपने घर में कंप्यूटर रख सकता था। इससे पहले कंप्यूटर बड़े बड़े ऑफिसों में, अच्छे शोध संस्थाओं में ही रहते थे। अब इसकी भाषा क्या थी? C++, जावा। अब लैंग्वेज का भी विकास होता गया। देखिए पोर्टेबल हो गया। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग ले जाने लगे। लैपटॉप का आविष्कार भी हो गया। अब लैपटॉप है, हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले गए। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप थोड़ा मुश्किल है लेकिन उसको भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल में तो लैपटॉप ही आएगा। अब देखिए अब ये तेज भी काम करने लगा और किफ़ायती भी हो गया। अब आइए फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में एट प्रेजेंट से बियॉन्ड मतलब अभी से लेके आगे और क्या होने वाला है उसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित AI। अभी AI बहुत हो रहा है, तो उसी AI के बारे में हो रहा है। जैसे चैट GPT हो गया, जेमिनी हो गया, ये सब AI है ना। इंसानों की तरह सोचने वाला कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो इंसान की तरह सोचे और काम करे। हालांकि ये बहुत ही विनाशकारी भी है और बहुत ही फायदेमंद भी है। हर चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। डिपेंड करता है कि हम लोग उस चीज़ का कैसा यूज करते हैं। पॉजिटिव वे में ये करेंगे तो पॉजिटिव है, निगेटिव वे में करेंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं है। कोई भी चीज़ है, खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लिए दबा के, गए काम से। बहुत कम खाए तब भी गए काम से। तो जीवन संतुलित होना चाहिए। तो उसी तरीके की चीज़ है। अब देखिए सुपर कंप्यूटर का आविष्कार तो बहुत पहले हो गया था। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा। पहले सुपर कंप्यूटर और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। और एक चीज़ और बताइएगा, सी डैक का फुल फॉर्म बताइएगा। और फुल फॉर्म, और एक चीज़ और बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर। दो चीज़, निर्णय लेने में सक्षम, स्वयं निर्णय लेगा। आप उसको दो चीज़, तीन चार चीज़ कुछ बता दीजिए, उसके बेस पे वो खुद निर्णय ले। फोटो आप है AI में, एक फ़ोटो खींच के AI को दे दीजिए, AI से कह दीजिए कि इस पेज से 5 ठो क्वेश्चन बनाओ, तुरंत बना के दे देगा। इतना आसान। पहले आपको खुद क्वेश्चन बनाना होता था, अब आपको सब रेडीमेड मिलने लगा। नेचुरल लैंग्वेज, जो नेचुरल लैंग्वेज मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में तो सिंपल अंग्रेजी में होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज जो मदर टंग है, हम उसी लैंग्वेज में बोल के अपना सब काम कर सकते हैं। मशीन लर्निंग,
मशीन लर्निंग में भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है एआई। अब आगे देखते हैं क्या है। बस आज इतना ही। ये अब हम लोग अगला देखेंगे सीरीज कंप्यूटर का, वीडियो नंबर 8 हो जाएगा और उसमें कुछ टॉपिक को कवर किया जाएगा। और जो हम होमवर्क में दिए हैं फुल फॉर्म ये सब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रेगुलर पढ़ते रहिए। मोटिवेशन को कर दीजिए बंद। एक बार हो जाइए मोटिवेट, उसके बाद आ जाइए डिसिप्लिन में। सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन नहीं है तो आप कहीं नहीं रह पाएंगे। तो वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा बुरा, कमेंट बॉक्स आपका है, वहाँ से आप फीडबैक दे सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।